हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 1। मैं आपको ये जो हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 1 है विद द प्रॉपर आंसर्स, मतलब हर तरीके के और का भी आंसर प्रॉपर आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है कितने मार्क्स का होता है। एग्ज़ाम जो होता है हमारा 75 मार्क्स का होता है बच्चों, और जो हमको टाइम दिया जाता है कितना 3 आवर का हमको टोटल टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, सही विकल्प क्वेश्चन है। सही विकल्प का मतलब क्या होता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन जो आपका है। तो ये 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपका, 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपके आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। प्रॉपर आपके आंसर्स हैं, हर एक चीज़ें इंक्लूड हैं जो भी आपके लिए डिमांड होती है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें आपको आंसर्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी की रचना क्या है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है विनय पत्रिका। क्या है तुलसीदास जी की रचना, विनय पत्रिका। नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों धोखा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है, धोखा। ठीक है, नंबर 3 देख लीजिए। 10वें रस का नाम है। 10वें रस का नाम क्या है, तो यहाँ पे 10वें रस का नाम वात्सल्य रस है, क्या यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, भोलानाथ का असल नाम था। जो भोलानाथ था उसका असल नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था। उसका असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे। काहे का, भभूत का टीका लगाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सड़क के प्रमुख चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई गई थी। क्यों लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी, तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। किसके द्वारा लगवाई गई थी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो नंबर 2 है बच्चों, ये क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक है। तो जो फिल इन द ब्लैंक भी होता है हमारा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसका हम प्रॉपर आंसर्स के साथ सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डैश से लिया गया है। ठीक है ना, तो किससे लिया गया है, बालकांड से लिया गया है। किससे लिया गया है, बालकांड से आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। सोरठा छंद में डैश चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। 4 चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 4 चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करिए आप। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी डैश है। तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। ये आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 5 देख लेते हैं। लेखिका मनु भंडारी का जन्म डैश गांव में हुआ था। जो मनु भंडारी हैं लेखिका, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भानपुरा में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, भानपुरा में हुआ था। ठीक है, नंबर 6 देख लेते हैं। लेखक ने सभ्यता को डैश का परिणाम बताया है। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है, संस्कृति का परिणाम बताया है। किसका, संस्कृत के परिणाम बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमारे सत्य सत्य क्वेश्चन आ गए हैं, जिसको हम ट्रू फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 मार्क्स हमको दे के जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कविता में कवि ने गायक का साथ देने वाले व्यक्तियों को कमजोर कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है। मतलब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर 2 देख लीजिए। दोहा एक सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, तो दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो ये राइट है कि रॉन्ग है, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, 4th नंबर भी। ठीक है, 5वां नंबर देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, तो बच्चों हमारा 5th नंबर वाला जो है ये करेक्ट है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा मैच द फॉलोइंग आ रहा है बच्चों। मैच द फॉलोइंग मतलब सही जोड़ी मिलाएं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी हमारा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो हमसे 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सॉरी 30 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं, यहाँ पे मेंशन है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके कितने होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, और 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए सही जोड़ी बनाते हैं। सही जोड़ी हमारा क्या बोल रहा है, सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मकथ्य क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, कौन सा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। चौपाई, जो हमारा चौपाई है, चौपाई का हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों, ई नंबर हो जाएगा, कौन सा, मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए 3rd नंबर, मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दा नंबर हो जाएगा। ये क्या है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, और पेन का फॉन्ट मैं थोड़ा सा बच्चों चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है। चलिए अब ये प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। बाल गोविंद भगत का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, 4th नंबर है। 4th नंबर का हमारा सा हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। जिसमें शक्ति ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसमें शक्ति ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अशक्त बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। फिर अंधे की लाठी हमारा क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा एकमात्र सहारा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं बच्चों, इनको प्रॉपर तरीके से आपको लर्न करना है। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जो एक शब्द और वाक्य में आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको मैं पीडीएफ को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। नंबर 1 देखिए, कब निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, कब जो निराला थे बादलों की तुलना किससे की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल कल्पना काले घुघरालो बालों से। ठीक है ना, किससे की है, जो बाल कल्पना की है, मतलब उन्होंने काले घुघरालो बालों से किसकी, बादल की तुलना की है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चों, 4 अंग होते हैं। ठीक है, नंबर 3 देख लीजिए, जापान के हिरोशिमा में कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, तो ये क्या हो गया, अणु बम। ठीक है ना, कौन सा गिराया गया था, अणु बम गिराया गया था। ठीक है, नंबर 4 देखिए, बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य की मंगल ध्वनि के नायक कहा जाता है, तो ये क्या है, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां के क्या कौन सा बजाया करते थे, जो ध्वनि यंत्र बजाते थे, वो शहनाई थी। ठीक है ना। नंबर 5 देख लीजिए, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। नंबर 6 देखिए, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। इसका अर्थ क्या निकल के आता है बच्चों, वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके मैंने आपको प्रॉपर, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके प्रॉपर आंसर्स के साथ सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वैसे ही क्लैरिफाई हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो इसको देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी सताए नहीं और निरंतर उसकी भलाई में लगा रहे। ठीक है, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब इसका और में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और में क्वेश्चन क्या है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है ना, अब इसको आपको बताना है, तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, कवि जयशंकर प्रसाद स्वयं कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। ठीक है ना, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अभावों से भरी जिंदगी का चित्रण करने में उपहास ही होता है। ठीक है, इसलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कर अपना उपहास नहीं कराना चाहते हैं। कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन सुप्त पीढ़ियों
को पुनः जीवित कर स्वयं को पीड़ित करता है, ठीक है ना। अतः आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, देखते हैं। रीतकाल के दो प्रवृत्तियों की विशेषताएं लिखिए। रीतकाल की दो प्रवृत्तियां की आपको विशेषता लिखनी है। तो रीतकाल की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। राज्यश्रित कवि, राज्यश्रित कवि पहले देखते हैं। रीतकाल में अधिकांश कवि राज दरबार में रहते थे। अपनी रचनाओं से आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना इनका काम था, ठीक है ना। फिर नंबर 2 हमारा क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता। अब नंबर 2 श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के कवि श्रृंगारमयी काव्य की रचना में लीन थे, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अथवा में 2 ऑप्शन हैं। अब आप जैसे अथवा देखेंगे तो अथवा में एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। तो नंबर 1 देख लेते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों के जीवन में वास्तविक रूप का यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। ये आपकी 2 विशेषताएं हैं, इसको आपको एज इट इज लिख देना है बच्चों। मैं और वाले भी आंसर्स आपके यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग बनेगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये उनके लिए रिलेवेंट वीडियो है। जो बच्चों को बस स्किप करके चले जाना है उनके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, वो केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पास होना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और लर्न करते हैं, क्योंकि मैं हिंदी के 4 सेट ले के आने वाला हूँ, उसके बाद इंग्लिश के 4 सेट आपके लिए अपलोड करूंगा। ऐसे कर करके मैं सारे सेट्स आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं लिखते हुए उनके काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 2 रचनाएं लिखनी हैं। सूर्यकांत या तो तुलसीदास की लिखिए या फिर किसके लिखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं तुलसीदास जी के। हमने यहाँ पे दोनों आंसर इंक्लूड किए हैं, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में केवल एक ही आंसर लिखना होता है। तो आपको पहला क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहले रचनाएं देख लेते हैं तुलसीदास जी के। श्री रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली, यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं। आप 3 लर्न कर लीजिए। मान लो 2 लिखने को आया तो आप कोई ना कोई सा जिसलिए लिख दें। अब चलिए काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। भाव पक्ष को देखते हैं सबसे पहले। भक्ति की ईश्वर प्राप्ति का साधना मानने वाले, भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधना मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज के भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं, ठीक है ना। इनके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की है, ठीक है। ये भाव पक्ष हो गया। अब चलते हैं बच्चों किसमें, कला पक्ष में। 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा पेन इसका कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटा है जिस कारण से आपको प्रॉपर विजुअलिटी नहीं हो पा रही है। चलिए अब आपको प्रॉपर विजुअलिटी होगी, विजुअल आपका क्लियर रहेगा। अब कला पक्ष देखते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, ठीक है ना। भाषा में अवधी एवं ब्रिज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग हुआ है। तुलसी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचना की है। चौपाई, दोहा, पद, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग के साथ तुलसी ने रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला है इसको देख लेते हैं बच्चों। तो और वाला जो हमारा बोला गया है ये किसके बारे में बोला गया है, ये बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ये उनके लिए हमको उनकी रचनाएं और काव्य विशेषताएं लिखनी है। तो उनकी रचना देख लेते हैं बच्चों। उनकी रचना कौन कौन से, अनामिका है, ठीक है, फिर कुकुरमुत्ता, 2 रचनाएं उनकी लिखी हुई हैं। काव्यगत विशेषताएं पढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। भाव पक्ष देखते हैं। रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने अपने सृजन के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। अपने काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभारा है। आपके काव्य में
ओज, राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, भाव पक्ष हो गया। अब पढ़ते हैं कौन सा बच्चों, कला पक्ष पढ़ते हैं। ठीक है ना, कला पक्ष देखते हैं। आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की। ठीक है ना, प्रगतिवादी और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, आपकी छंद योजना निराली है। आपकी शैली व्यंग्यपूर्ण और चुटकीली है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है बच्चों। ये आप अगर आंसर लर्न करके लिखेंगे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों को क्या बोल रहा है। रीतकाल के कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। रीतकाल के कवियों के नाम लिखनी है, उनकी एक एक रचनाएं लिखनी है। नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रमुख कवि की एवं उनकी रचनाएं। तो पहले बिहारी हैं, तो बिहारी की रचनाएं क्या हैं, बिहारी की रचनाएं हैं बिहारी सतसाई। फिर पद्माकर है, तो पद्माकर के क्या हो जाएगा, गंगा लहरी है। फिर सेनापति हैं तो कवित्र रत्नाकर, और केशव दास क्या है, रामचंद्रिका। ये सारे के सारे उनके क्या लिखी हुई हैं, एक एक रचनाएं भी लिखी हुई हैं और कवियों के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन किस लेखक ने किया है। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। महाकाव्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको महाकाव्य की डेफिनेशन लिखनी है, बस हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े नहीं हैं, तो आपको इतने बड़े इनके आंसर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तर देख लेते हैं। जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का संपूर्ण या आंशिक रूप से छंदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है ना, एक बार और पढ़ देता हूं। जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को संपूर्ण या आंशिक रूप से छंदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे और में उसी का 10 नंबर का एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। और मतलब होता है अथवा। अथवा का जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। कोई दो, तो आपको 2 लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो महाकाव्य के संपूर्ण जीवन का विषाद रूप से चित्रण होता है। ठीक है ना, इसकी कथा इतिहास सिद्ध होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, प्रकृति के क्रियाकलापों और मानवीय रूप में कौन कौन से अलंकार प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है ना, आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्रकृति के क्रियाकलापों को मानवीय रूप में मानवीकरण अलंकार से प्रस्तुत किया जाता है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है बच्चों, इसको आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, यह संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना, ये संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण सहित आपको बताना है। ये और वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आप क्या करेंगे, परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। जहाँ किसी बात का या लोक मर्यादा का उल्लंघन करके अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जहाँ पे फेंकू लोग होते हैं वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है, आपको ये लर्न कर लेना है और रीड कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, सेनानी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपका थोड़ा विजुअलिटी को ब्लर कर रहा है। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था।
उसकी देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, चलिए अब इसका और में भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए और वाला आंसर देख लेते हैं बच्चों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी के बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। ठीक है ना, इस तरह काशी विश्वनाथ में गहरी आस्था रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? आना एक उन सूत्र सहायता से गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो नंबर आ से देखना है आलोचना हो गया, ना से आपको नाटक हो गया, ए से एकांकी हो गया, का से कहानी हो गया, ऊ से उपन्यास हो गया और ना से निबंध हो गया। ठीक है, यही आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में क्या है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर देखते हैं, 2 ही लिखने हैं क्योंकि 2 मार्क्स के हैं, ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। इसकी कथा वस्तु लंबी होती है, इसमें आधिकारिक और प्रासंगिक कथा वस्तु के साथ चलती है। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए। नाटक में अनेक अंग होते हैं तथा इसमें अनेक पात्र होते हैं। अब एकांकी के बारे में देखते हैं। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, तो स्वयं प्रकाश की हम रचना यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मन्नू भंडारी की भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्वयं प्रकाश की देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? सूरज कब निकलेगा ईंधन। ठीक है ना, इनकी 2 रचनाएं हो गई। अब साहित्यिक विशेषता देख लेते हैं। साहित्यिक विशेषता भाषा शैली। स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप है। ठीक है, ये वर्ण विषय का ऊपरी वर्णन करने के बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है ना, उनकी कहानी में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। उनकी शैली में हास्य और व्यंग की प्रधानता है। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में शैली समासिकता आ गई है। ठीक है ना, समासिकता आ गई है। चलिए मनु भंडारी का देख लेते हैं बच्चों। मनु भंडारी का क्या बोल रहे हैं, रचनाएं देखते हैं। मैं हार गई, आंखों देखा झूठ। ठीक है, मैं हार गई और आंखें देखा झूठ, 2 उनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं मन्नू भंडारी के, देखते हैं साहित्यिक विशेषता देखते हैं। भाषा शैली के बारे में बात करेंगे। लेखिका की कहानियों हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। ठीक है ना, इसकी शैली सरल, सहज तथा भाव व्यक्तित्व में सक्षम है। ठीक है, संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्द का भी खूब प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्या बोल रहा है? रेखा चित्र किसे कहते हैं? हिंदी में इनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं रेखा चित्र किसे कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपको शॉर्ट में ही लिखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार किया गया वर्णन कि आँखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खिंचित चला जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में रेखा चित्र के लिए व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र और शब्दांकन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और करके क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ और करके कौन सा क्वेश्चन है? आत्मकथा और जीवनी में आपको 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो ये और वाला इसका क्या हो जाएगा? आत्मकथा लेखन के द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है। ठीक है ना,
नंबर 2 देख लीजिए, आत्मकथा लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है और आत्मकथा में लेखक के स्वयं के बारे में व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं, ठीक है ना। इनकी रचनाएं देख लीजिए, बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ये आपके दो इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। अब जीवनी के देख लेते हैं बच्चों, जीवनी क्या बोल रहा है। जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है जो किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, जीवनी में किसी का चरित्र चित्रण किया जाता है, ठीक है ना। इसकी रचनाएं और रचनाकार देख लीजिए, तो अमृत राय, कलम का सिपाही, ठीक है ना। इसमें भी रचना और रचनाकार तो बाबू राय ने लिखा है, किसको, बाबू गुलाब राय ने लिखा था मेरी असफलताएं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर आपको क्या लिखना है, वाक्य के भेद लिखने हैं। तो ये नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 आप देख लीजिए, विधानार्थक, फिर निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, उपदेशात्मक, फिर आज्ञार्थक, प्रार्थनात्मक, विस्मयबोधक और संदेह सूचक, ठीक है। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, अर्थ के आधार पे भेद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। निम्न वाक्यों में को उनके सक्षम दिए गए निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। उनके समक्ष दिए गए निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, मतलब परिवर्तित करें, मतलब डू एज डायरेक्ट है, जैसा दिया गया है वैसा आपको चेंज कर देना है। तो आपको क्या लिखना है, मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, क्या मैं भोपाल जाऊंगी हो जाएगा। नंबर 2 देख लीजिए, क्या आपका विद्यालय है, यह आपका विद्यालय है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह आपका विद्यालय नहीं है, इसका निगेटिव बनाना था आपको। फिर राम घर जाता है, इसका क्या है, आज्ञावाचक बनाना है, तो राम घर जाओ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की भोलेनाथ मैंने पढ़ दिया गलती से, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री हमारे खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। नंबर 1 देखते हैं, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे और हमें अकेले खेलने की आदत है, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए, भोलानाथ जैसे बच्चों को खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि हमारी खेलने की सामग्री बाजार से खरीदना पड़ती है, ठीक है। अब इसका और देख लेते हैं 17 का बच्चों, लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या बनेगा, लेखक ने हिरोशिमा में जब पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई देखी, तब उसे देखकर लेखक के मन में पीड़ा से, इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों, हाँ, पीड़ा भरी अनुभूति जाग गई। उनके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। उस समय उनके अपनों और अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या लिखा है बच्चों, ये गद्यांश पद्यांश है, तो ये मैं आपको इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अब लेंदी होता जा रहा है। आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली आपको रीड कर लेना चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका गद्यांश पद्यांश है। तो गद्यांश पद्यांश जो आपका है बच्चों, इसमें व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इसमें संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ आप क्या लिखेंगे, इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकल्पित पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक है ना। ये अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए, लेकिन संदर्भ प्रसंग जो है और व्याख्या ये आपको अपने से खुद से लिखने हैं, ये आपके बुक में मार्क कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मार्क कर लेना है। और इसको किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या करिए कि इसको डायरेक्टली आप अपने बुक से देख के इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसी का सेम काव्य सौंदर्य भी लिखना है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है,
जो कि ये और में लिखा हुआ है। और वाला भी जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये भी आपको किस तरीके से दिया हुआ है, सेम तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी आपको कंप्लीट करना है। संदर्भ प्रसंग, संदर्भ प्रसंग और जो भी वाली क्वेश्चन है, मैं आपको ये डायरेक्टली आपको बुक से करने हैं और होप करता हूँ कि आपने इनको अच्छे तरीके से पहले से ही लर्न कर रखा होगा। तो इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, ये आपकी व्याख्या है। मैं इसको 2 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ, आपको वीडियो को आप आसानी से अपने आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, वही बोल रहा है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज में आपको क्या देना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिख के आपको बताना है, ठीक है। इसमें विशेष भी आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, जो आपका विशेष है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सारे के सारे आपके एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ लेना है। अब चलिए, इसकी सेम क्वेश्चन इसी का किस में दिया हुआ है, एक और करके यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। और करके जो क्वेश्चन दिया है सेम आपको उसमें भी क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो 2 में से आप कोई भी इसका लर्न कर सकते हो। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या करिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखी हुई है, इसको आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, इसमें आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों। अब क्या बोल रहा है, मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आपको अनुच्छेद लिखना है किस पे, मीठी बोली पे। तो मतलब आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मधुरभाषी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द पर सुनने वालों की जी लुभाता है, ठीक है ना। मीठे वचन कहने और सुनने वाले लोगों के शांति लाभ होता है। मृदुभाषी सबको स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है। मधुरभाषी सदैव आदर का पात्र होता है और कटभाषी समाज में निंदा का पात्र होता है, ठीक है ना। वह अपने शत्रु को बनाता है और किसी को मित्र नहीं बना सकता। जो कौन होता है, कटुभाषी होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि वो किसी को अपना मित्र नहीं बना सकता, सबको अपना शत्रु बना लेता है, ठीक है ना। जहाँ मधुरभाषी विद्वान लोग देवता की उपाधि देते हैं, ठीक है ना, वहीं कटभाषु को राक्षस की उपाधि दे देते हैं, ठीक है ना। जहाँ मधुर भाषण एक अमूल्य औषधि है, वहीं कटु भाषण एक जहरीला बाण है। मधुर वाणी ऐसा बाण है जिसमें मनुष्य के हृदय पे घाव नहीं होता है, ठीक है ना, अपितु प्रेम की मधुर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह तो वह अमृत है जिससे मृत प्राणों के जीवन का संचार हो उठता है, ठीक है। हमें अपने चरित्र उज्जवल बनाने के लिए मृदुभाषी होना चाहिए, ठीक है ना। मीठी भाषा बोलने का महत्व बताते हुए कहा गया है कि मीठी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मीठी बोली का महत्व हो जाएगा, जो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में आपको क्या लिखना है। बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और सब्जी विक्रेता के मध्य को संवाद को लिखना है, ठीक है ना। तो आपको एक ही संवाद यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यही लिखना है। जैसे ग्राहक भैया सब्जी वाले से आलू क्या भाव है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो आप इसको बताएंगे, बाबूजी आलू 30 रुपये किलो है, ठीक है। फिर ग्राहक क्या बोलेगा, परसों तो आलू 20 रुपये किलो बिक रहा था, एकदम 30 रुपये कैसे हो गया। अब सब्जी विक्रेता, ये चीज़ें आप अपने से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको लिख देना है। ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं मैं तो भाई अपने हिसाब से नहीं लिख सकता, केवल मुझे लर्न करना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके कंटेंट है आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर से आपका एक अपठित गद्यांश आया है बच्चों, मैं इसके डायरेक्टली आपको आंसर्स कराऊंगा। अपठित गद्यांश के आपके मैं डायरेक्टली इसके आंसर कराऊंगा, आपको गद्यांश आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते, गद्यांश आपके सामने लगा हुआ है। तो गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों, सामाजिक समरसता आपका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 आपका क्वेश्चन क्या है, सामाजिक समरसता का क्या आधार है। तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन में अंतः विरोधी को समाप्त करने का लक्ष्य सामाजिक समरसता का आधार है, ठीक है ना। नंबर गा देख लीजिए, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। तो पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति ही सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है। चलिए अब इसी का और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे और एक और लिखा हुआ है, मतलब एक पोयम आपका लिखा हुआ है, जिससे आपको क्या करना है, आंसर्स को आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, इसके आंसर्स कैसे हैं यहाँ पे।
ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम हमारी कुटिया के बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना। कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल हमारी कुटिया में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, ठीक है ना। अब नंबर खा देख लीजिए, हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है, तो हमारे देश की संस्कृति एवं सभ्यता छिन्न छिन्न हो रही है, इस कारण हमारी बुनियाद चरमरा रही है, ठीक है। नंबर गा देख लीजिए बच्चों, नंबर गा क्या बोल रहा है, बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य है, बुनियाद चरमराने से कवि का तात्पर्य हमारी सभ्यता एवं संस्कृत के बिगड़ते रूप से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 122 नंबर पे आप देखेंगे तो आपका ये क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन लिखा हुआ है बच्चों। तो एप्लीकेशन का इसका आंसर क्या लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आपकी ये जो सफाई के संबंध की एप्लीकेशन है, इसको आपको वीडियो को पॉज कर लेना है बच्चों, और प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ही ऐसे ही लिखना है, बस आपको थोड़े बहुत इसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर देने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी एक पत्र दिया हुआ है बच्चों, ये जो पत्र है अभी कंप्लीट नहीं है, ये भी आपको रीड करना है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखना है, अपने मित्र को प्रातःकालीन सैर से होने वाले लाभ बताते हुए आपको पत्र लिखना है। मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उसी का आंसर है जो आपको प्रातःकाल में अपने मित्र को जो घूमने के जाने, शहर में जाने के लाभ हैं, तो यहाँ पे आपका ये उसी का आंसर है। इसको भी आपको क्या कर लेना है, इसको पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको एक विषय में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए चारों विषय पे निबंध प्रिपेयर हैं, आपके जो ये सीट है आपकी, इसमें चारों विषय पे हैं। तो चलिए पहले देख लीजिए, मेरी दिनचर्या है कि मेरी दिनचर्या पहला आपका हो जाएगा, दूसरा क्या है, साहित्य और समाज है, तीसरा क्या हो गया, विज्ञान के प्रति मानव जीवन का महत्व, और नंबर 4 हो गया जीवन में खेल का महत्व। ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी दिनचर्या ये आपका लिखा हुआ है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से रीडिंग करनी है। आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसको रीड कर लेना है और पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। नंबर 2 इसमें देख लीजिए, जो दूसरा दिया था साहित्य और समाज दिया हुआ है, तो ये इसका पहला पॉइंट प्रस्तावना जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट यहाँ से आपका लिया गया है, ये आप देखेंगे, इसको मैं लेस जूम करता हूँ। जब अब लेस जूम करूँगा पीडीएफ को, तो आप ये देखिए कि सेकंड पॉइंट यहाँ से मेंशन हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, इसका सेकंड पॉइंट है, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका विज्ञान के प्रति एवं मानव जीवन का महत्व है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है ना बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, जिस कारण से मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि सर आपको प्रॉपर तरीके से ये सारी वीडियोस एक्सप्लेन करके बताएं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो ऐसे वाला पार्ट है और जो भी पार्ट है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ा सकता हूँ। लेकिन विज्ञान के प्रति मानव जीवन का महत्व तो आपको ये पढ़ लेना है, ये तो आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, और इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आपको पूरा दिया हुआ है, और साथ ही साथ जीवन में खेलों का महत्व भी दिया हुआ है। अगर आप इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हिंदी के सेट बी का, मैंने सेट बी भी यहाँ पे बना रखा है, देखिए पूरी पीडीएफ इसकी प्रिपेयर है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए सेट बी के अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है बच्चों। होप करता हूं कि अगर आपके लिए वीडियो ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत सारे जगह पे आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको किसी भी तरीके का सलूशन नहीं दिया गया होगा, ठीक है ना। आपको सीधे क्या दिया जाता है, केवल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सलूशन अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ऐसे हैं वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, ये आपको रट के नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना। आप अगर रट के लिखेंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। बस इसका मेन पॉइंट आप ध्यान रखिए। जैसे मेन पॉइंट पहले वाले की अगर हम बात करें, तो पहला हमारा क्या था, प्रस्तावना था मेरी दिनचर्या में। दूसरा पॉइंट क्या था, सुबह से दोपहर तक आपको लिखना था, ठीक है ना, ये आपका। थर्ड क्या हो गया, शाम से रात तक, ये आपका हो गया। ये पॉइंट लिख के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और लास्ट में उपसंहार आपको लिख देना है, बस आपको, ठीक है। अब साहित्य और समाज की अगर हम बात करें, तो इसका मेन पॉइंट पहला क्या है, हमारा प्रस्तावना है, ठीक है। इसका नंबर सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, साहित्य एवं समाज पर प्रभाव है आपका, ठीक है। ये मेन पॉइंट आप याद कर लीजिए, बाकी आपको अपने से लिखना है। समाज एवं साहित्य पर प्रभाव हो गया आपका, ये मेन पॉइंट है आपका इसका, ठीक है। और उपसंहार आपका लास्ट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जो विज्ञान वाला है हमारा, विज्ञान प्रगति, तो पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, विज्ञान के बारे में बताना है, विज्ञान एक वरदान, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इसका क्या है, स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना है, विज्ञान में स्वास्थ्य ने क्या काम किया, कृषि और उद्योग में विज्ञान ने क्या काम किया है, इसके बारे में बताना है। शिक्षा और मनोरंजन में विज्ञान ने क्या काम किया है, ठीक है ना।
जीवनोपयोगी सामग्री में विज्ञान ने क्या काम किया है, मतलब फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी आपको लिखना है लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जीवन में खेलों का महत्व की अगर हम बात करें बच्चों, जीवन में खेलों के महत्व की बात करें तो ये आपका प्रस्तावना आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, प्रस्तावना लिखेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट इसका आप क्या लिखेंगे, खेल का महत्व आप लिखेंगे, आपके जीवन में खेल का महत्व क्या है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं। और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। और ये सारी जो वर्डिंग है आप एज इट इज रट नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से इसको एक बार पढ़ के और अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, होप करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरीके अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।